हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको 19th और 23rd एग्जाम्पल बताऊंगी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। मैंने पिछली वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने 3 ही एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करे थे एंड 2 रिमेनिंग रख दिए थे क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई थी वीडियो, दैट्स वाई। अब इस वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन करूँगी, तो लेट्स स्टार्ट। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, P और Q की वैल्यू निकालते हैं बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय द जनरल टर्म। जनरल टर्म कौन सी होती है? 2 होती है, पर हमने यहाँ पे कौन सी अप्लाई करनी है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। dy/dx है तो हमने वही वाली ही जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी निकालनी हमने, इसमें से ये जो हमको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और हमने इसको कंपेयर करना है विद द जनरल टर्म दिस वन। यहाँ से P की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? P क्या होता है? जो y का कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है? -1, तो P की वैल्यू क्या आ गई? -1। एंड Q क्या आ जाएगा? Q क्या होता है? जो इक्वल टू के बाद वाली टर्म होती है, तो Q की वैल्यू क्या आ गई? cos x। अब हमने पी क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब हमें इसमें क्या पुट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करनी है, तो सबसे पहले हम वही निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेज़ टू पावर p क्या है? -1 इंटू dx। -1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 1 dx लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगी? 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन गया? e रेज़ टू पावर -x। 1 इंटू x ही बनेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? e रेज़ टू पावर -x। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला? e रेज़ टू पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है हमारे पास? cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके इंटीग्रेशन विद द मेथड ऑफ आइलेट फंक्शन। आइलेट वाले मेथड से हम इसको निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हम इसको आई नेम दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। जो हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके कर देंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अब हमने किस पे वर्क करना है, ये इसकी इंटीग्रेशन निकालनी। इसकी इंटीग्रेशन को हमने क्या नेम दे दिया? आई। सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन को हमने नेम दिया है आई। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने इसको आई माना तो हम इसकी इंटीग्रेशन सबसे पहले तो निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे? आइलेट, विद द हेल्प ऑफ आइलेट मेथड। तो हम इसको 1 मानेंगे। 2 टर्म्स है ना हमारे पास, किसको 1 मानते हैं किसको 2 मानते हैं, विद द हेल्प ऑफ आइलेट फंक्शन आपको पता चल जाएगा। आइलेट वाले मेथड से तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आपने कौन से फंक्शन को 1 मानना है, कौन से फंक्शन को 2 मानना है। उसके बाद जो इंटीग्रेशन करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला अभी मैं दोबारा लिख के बताऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। हमने यही किया, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखा, सेकेंड वाली टर्म की इंटीग्रेशन करी, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन करी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एंड देन सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा ये? माइनस cos x e रेज़ टू पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर -x sin x। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग रहेगी। अब हमने क्या करना है, ये जो टर्म की इंटीग्रेशन हमको दिख रही है हमने ये करना है।
ठीक है, तो मैंने आइलेट वाले मेथड से इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। अब हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और सेकेंड वाली टर्म की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या आ गया, साइन एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब फिर ब्रैकेट ओपन करी तो ये माइनस माइनस, फिर ये प्लस बन गए। सॉरी, ये अंदर ब्रैकेट में ये तो प्लस हो रहा है ना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बीच में प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया। अब आपके पास ये टर्म रहेगी। ठीक है, सॉल्व करके ये पूरी टर्म रहेगी। अब स्टार्टिंग में देखो, इसको, ये जो हमने इंटीग्रेशन है, इसको हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, आई किसको लेके चल रहे थे हम, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को क्या लेके चल रहे थे, आई। अब देखो घूम फिर आके हमारे पास फिर ये टर्म बन गई, बस आगे पीछे ही लिख दिया है। देखो कॉस एक्स पहले है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाद में है, यहाँ पे आगे पीछे करके लिख दिया, बट है तो टर्म सेम। उसको आई माना था तो इसको भी हम क्या लिखें, आई लिख सकते हैं, बाकी ये टर्म सेम। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या सॉल्व कर रहे थे, कौन सी टर्म, आई लेके चल रहे थे ना। पहले हमने इसको आई एज्यूम किया, इसकी इंटीग्रेशन करी, यानी कि फॉर्मूला इसको इस पे अप्लाई किया फॉर्मूला। उसके बाद ये चीज़ बच गई थी, इसके बाद ये इंटीग्रेशन को हमने फिर इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर ब्रैकेट ओपन करी, फिर हमने देखा आई जिसको हम मान के चल रहे थे यहाँ, तो वही टर्म दोबारा बन रही है, उसको भी हमने आई मान लिया, बट लेफ्ट हैंड साइड पे चल क्या रहा है, आई चल रहा है ना। ठीक है, हमने आई की वैल्यू सॉल्व करी। अब ये भी आई, ये भी आई, इसको एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे आई ये माइनस में है, यहाँ पे आके प्लस बन जाएगा, बाकी ये टर्म एज इट इज़। यहाँ पे क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ये टर्म मैंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख दी। अब यहाँ से आपको देखने में ज़्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है आई के साथ, दूसरी साइड आके वो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ गया। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही आ गया। अब ये आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू हमने पुट कहाँ पे करनी है, इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो आई की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 यही थी ना जो हमने इसको आई माना था, आंसर तो हमारा यहीं पे ही आ जाना था। अभी हमने क्या किया था, अगर ये हमारी आई की वैल्यू आ जाती यहाँ पे पुट करके, कंप्लीट आंसर है ना, फिनिश हो जाता। यही तो अभी हम निकाल रहे थे। अब ये आ गया, तो वही वाली जो हमने आई की वैल्यू, इसको हमने आई माना ना, आई की वैल्यू अभी हमने निकाल ली। वही आई की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा राइट डाउन कर रही हूँ। वहाँ पे आपने इसकी जगह पे जो अभी वैल्यू निकाली है वो आपने पुट कर देनी है। इसको हमने आई माना था तो आई की वैल्यू निकाल ली, वो आप पुट कर दोगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम आई की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। क्या निकाली हमने आई की वैल्यू, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये हमने क्या निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन 0,1। वो उस कर्व की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो
किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, 0,1 पॉइंट से पास कर रहे हैं। इफ़ द स्लोप टू ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे किसकी बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, और हमको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है। और क्या बोल रहे हैं कि वो स्लोप किसके इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, इनके सम के इक्वल है। कौन इक्वल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। फ्रॉम दिस हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालेंगे जो इस पॉइंट से पास आउट कर रही है। ठीक है, हम इसके बाद कॉपी पे ये वाली इक्वेशन को नोट डाउन करके आपको बताती हूँ आगे का स्टेप क्या करना है। ये इक्वेशन कैसे बनी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं, क्या करते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में क्या होना चाहिए, वाई वाली टर्म होनी चाहिए, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब यहाँ से क्या करोगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालोगे। क्यों निकालोगे, क्योंकि एज ऑलवेज एज यूजुअल हम क्या करते हैं, इसकी जनरल टर्म से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x आ जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला, e⁻λ p dx। p क्या है, -x, साथ में dx आ गया, माइनस बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है, समझ आई कैसे आ गई। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड करा देते हैं। x था तो x की एक पावर बढ़ गई, 2 बन गई, और 2 से ही हमने इसको डिवाइड करा दिया। तो क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x²/2। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लेंगे। अब हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकाली थी वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, x²/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या निकाला था हमने, x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻⁻x²/2। इसके बाद आप क्या करोगे, हमने अब क्या कर दिया, जो इसकी पावर की वैल्यू है ना, क्या है इसकी पावर, e⁻⁻ की क्या पावर है, x²/2। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ तो हमने नॉर्मली जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो पुट कर दी। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, जो e⁻⁻ की यहाँ पे पावर है क्या है, -x²/2, इसको हमने क्या पुट कर देना है, t पुट कर देना है। t पुट करने के बाद ये टर्म क्या बन जाएगी, x², ठीक है। फिर इसका हमने क्या करेंगे, जब हम पुट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, x² का 2x × dx। यहाँ पर 2t की क्या डेरिवेटिव होगा, सिर्फ 2, और t का dt। ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आ गया, -x dx = dt। चाहे आप ये भी लिख सकते हो, x dx = -(dt). क्लियर है। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी, इसके बाद इसकी पावर को हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। अब t पुट अगर हमने एज्यूम किया करना, ठीक है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए चाहे आप इसको i मान लो, ठीक है। इसको जब हमने i एज्यूम कर लिया हमारे पास, तो ये टर्म थी, हमने इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है ना। पर अभी हम ऊपर हमने क्या स्टेप किया, हमने इसकी पावर को क्या पुट किया था, t पुट किया था। तो हम यहाँ पे भी
टी पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसी टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इस टर्म की इंटीग्रेशन करने के बाद ऊपर पुट कर देंगे वन इक्वेशन में। चलो देखो, इसको हमने टी माना। अब हमने क्या करना है, आइलेट वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। हमने इसकी पावर को टी पुट किया, और जो हमने ऊपर स्टेप किया था कि हम इसको टी पुट करें, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव भी किया था। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू आई थी, माइनस ऑफ डी टी। तो हम देखो, इसकी जगह पे हम माइनस ऑफ डी टी भी तो पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसकी टी की फॉर्म में बना दिया। इसको हमने टी की फॉर्म में बना दिया, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन भी टी की फॉर्म में होगा, तभी इंटीग्रेशन होगी ना। तो हमने तभी इसका डेरिवेटिव किया था। पुट करने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव किया। क्यों हम पुट करते हैं, हम इसलिए पुट किया, उसका डेरिवेटिव किया, तो एक्स डी एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ डी टी आ गया। तो हम इसकी जगह पे माइनस ऑफ डी टी भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अभी माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर ये टर्म बच जाएगी। तो ई रेस्ट पावर टी की क्या होती है इंटीग्रेशन, सेम ही होती है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका, माइनस ई रेस्ट पावर टी। अब वापस वही करना है, टी को हमने क्या पुट किया था, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। बस बहुत ही सिंपल है, ये हमने आई की वैल्यू निकाली। बहुत ही इजी मेथड था ये आई की वैल्यू निकालने का। दोबारा देखो, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, हमने इसको आई मान लिया और इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। उसके बाद इसको हमने कैसे इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करनी है, हमने सबसे पहले इसकी पावर देखी, पावर को हमने टी पुट किया, फिर इसको रीअरेंज करके हमने इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद हमने सिर्फ इस टर्म की इंटीग्रेशन करनी थी ना, तो इसको अलग लिख दिया। ठीक है, अलग लिखने के बाद हमने इसकी पावर को टी पुट किया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। साथ में क्या था, डी एक्स आ रहा था, तो हमने इसका जब डेरिवेटिव किया उसकी भी हमने वैल्यू निकाली थी, माइनस ऑफ डी टी यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद सिंपल होगी टर्म, इसकी हमने इंटीग्रेशन करी। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने वापस इसको टी को एक्स की टर्म में लिख दिया। अब हमारे पास आई आ गया। अब ये आई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। दैट्स इट। इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, इसको हमने आई माना था, तो जो वैल्यू हमने आई की निकाली इसमें हम पुट कर देंगे। क्या निकाली आई की वैल्यू, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ तक तो आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि हमने निकालना क्या है, इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो टर्म है उसको डिवीजन में भेज दोगे। अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म है, इसको इससे डिवाइड करवा दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, इसकी पावर में माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, तो प्लस की टर्म आ जाएगी। तो क्या आएगा, 1 प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। वाई की वैल्यू ये आ गई। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। तो -1 प्लस ये वाली टर्म क्या आ गई आपकी, वाई की वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। स्टार्टिंग में वो क्या बोल रहे थे कि हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी है, जो कि कौन से पॉइंट से पास आउट कर रही है, 0,1। यानी कि हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है एंड y की वैल्यू को 1 पुट कर देना है। तो करो, क्या आएगा, y की वैल्यू को 1, x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, एंड ई रेस्ट पावर 0 बन गया। यहाँ पे ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ई रेस्ट पावर 0 क्या होता है, 1 होता है।
तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा 1 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस में है 1, तो उधर जाके ये 1 भी प्लस का हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यही c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, क्या आएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 e रेज्ड पावर x स्क्वायर बाय 2। यही तो आपकी फाइनल इक्वेशन। अब ये क्या आ गया, कर्व की इक्वेशन आ गई जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी। फाइनल आंसर तो आपका यहाँ तक था, ठीक है, फाइनल आंसर यहाँ तक आ गया था। उसके बाद हमने क्या किया, जो आपको गिवन था कि इक्वेशन ऑफ कर्व निकालो, तो उसमें जो कर्व कौन सी लाइन से पास आउट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, वो आपने कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में पुट कर दिया एंड फाइनल आंसर इज योर दिस वन। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली सॉल्व दैट। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप जो चाहते हो कि मैं वो वीडियो लाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं उस टॉपिक के बारे में, तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको न्यू अपडेट्स मेरी वीडियोस के आपको रेगुलर मिलते रहें। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।